नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ताम्रका सिविल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी उम्मीद है आप सभी की बेहतर चल रही होगी और इसी तैयारी में आप सभी के समक्ष मैं लेकर आया हूं कैग के बारे में, जो कि हमारा इस सीरीज का 5वां लेक्चर है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इस सीरीज में क्या-क्या पढ़ा दिया है। इलेक्शन कमीशन इंडिया और एमपी का पढ़ा दिया है। दूसरा, मैंने आप सभी को एमपी का स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो कि मैंने बताया। तीसरा, यूपीएससी, एमपीपीएससी और जेपीएससी, इसके बारे में भी आप सभी को पढ़ा चुका हूं। ये आप लेक्चर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊं तो यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका उल्लेख आर्टिकल 148 में है। इस लेक्चर में हम 5 टाइप से डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड के बारे में देखेंगे, फिर थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन में क्या-क्या हम देखेंगे, फिर इसके अलावा इम्पोर्टेंट आर्टिकल, इसमें ज़्यादातर चीज़ें हमारी रिपीट होंगी इम्पोर्टेंट आर्टिकल में। इसके बाद हम उसके पावर एंड फंक्शंस के बारे में देखेंगे और एमपी अकाउंट जनरल ऑफिस के बारे में भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड की यदि मैं बात करूं तो दोस्तों आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो भारत 1600 ईस्वी में लगभग आती है और यह देखते ही देखते 1757 के लगभग देश में इसका व्यापार बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ जाता है। तो जब व्यापार बढ़ता है दोस्तों, तो व्यापार में हिसाब किताब देखना जरूरी है। भाई हिसाब किताब देखना है तो भाई कितना फायदा हुआ, कितना खर्च हुआ, ये सारी चीजें देखना जरूरी होता है। तो इसी चीज को मेंटेन करने के लिए कंपनी द्वारा 1753 में एक अकाउंट एंड ऑडिट डिपार्टमेंट की स्थापना की गई, जो ये डिपार्टमेंट देखता था कि कंपनी की खर्चा और इनकम कैसे हो रही है। ये सारी चीजें इस डिपार्टमेंट को सौंप दी। फिर 1857 में जो लॉर्ड कैनिंग थे, इन्होंने 3 प्रेसिडेंसी थी। दोस्तों आपको याद होगा कि भारत में 3 प्रेसिडेंसियां थी। एक बंगाल थी यहाँ पर, एक मद्रास यहाँ पर और यहाँ पर बॉम्बे थी। इन तीनों प्रेसिडेंसियों का जो काम है किसे दे दिया कैनिंग ने? इस डिपार्टमेंट को सौंप दिया। फिर इसके बाद 1858 में देखा जाए, 1858 में क्या हुआ, इसके लिए एक अलग से ऑफिस बना दिया। एक ऑफिस, भाई ये तुम्हारा ऑफिस है, यहाँ पर तुम बैठ के काम करोगे। 1858 और 1860 में इसके जो पहले कैग रहे हैं वो एडमंड ड्रमंड रहे, एडवर्ड ड्रमंड। फिर क्या हुआ, 1866 में इसका नाम चेंज कर दिया। पहले जो एक डिपार्टमेंट था अकाउंट एंड ऑडिट डिपार्टमेंट, इसका नाम क्या कर दिया, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल। फिर 1884 में फिर से इसका नाम चेंज कर दिया, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में है। इसके बाद 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, इस अधिनियम के माध्यम से एक वैधानिक दर्जा मिल गया और 1935 के अधिनियम के माध्यम से ये वैधानिक दर्जा यहाँ पर दे तो दिया, परंतु इसकी डिटेल्ड जो शक्तियां थी, जो इसके फंक्शन थे, इसमें बिल्कुल भी इनका कोई उल्लेख नहीं था। परंतु 1935 के अधिनियम में इसकी जो पावर, कार्य और इसकी जो सर्विस है, सेवा है, उसके बारे में डिटेल्ड जो है डिस्क्रिप्शन दिया गया। तो एक तरह से कहा जाए कि जो हमारा उन संविधान में जो हमारा कैग के बारे में वर्णन है, वो हमारा 1935 के अधिनियम से ही आया गया है। और फिर 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू होता है तो इसे क्या मिल जाता है, संवैधानिक दर्जा मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया पूरा बैकग्राउंड। 1753 में जो कहानी स्टार्ट हुई, क्या हुआ, अकाउंट एंड ऑडिट डिपार्टमेंट की स्थापना हुई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। फिर 1857 में क्या हुआ, कैनिंग ने तीनों बंगाल, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के जो कामकाज है वो इसको सौंप दिए। फिर 1858 में स्टेब्लिश किया गया, इसका कार्यालय ऑफिस बनाया गया, अकाउंटेंट जनरल ऑफिस। ठीक है, फिर पहले जो कैग नियुक्त किए गए वो एडवर्ड ड्रमंड थे। फिर 1866 में इसका नाम परिवर्तित किया, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल। फिर 1884 में इंडिया नाम जोड़ गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। फिर 1919 के अधिनियम द्वारा इसे वैधानिक दर्जा मिला और 1935 के अधिनियम में इसकी जो है डिस्क्रिप्शन किसका दिया, कार्य, शक्तियों का और सेवा शर्तों का डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन दे दिया।
और फिर जबकि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ भारत में, तो इसे संवैधानिक दर्जा भी मिल गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बैकग्राउंड क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद में यदि बात करूं तो 1958 में जम्मू एंड कश्मीर जो था वो कैग के अंतर्गत लाया गया। कैग की शक्तियों का विस्तार यहाँ पर पहले जो स्वतंत्रता के समय जो था वो जम्मू कश्मीर शामिल नहीं था। जम्मू कश्मीर के खातों की ऑडिट और उसका लेखा नहीं कर सकता था। 1958 में कैग को यह शक्तियां दी कि जम्मू कश्मीर का भी यह कामकाज संभाले। फिर इसके बाद 1968 की बात करूं तो यहाँ पर एक अकाउंटिंग बोर्ड बनाया गया। अकाउंटिंग बोर्ड जो बनाया गया वो किस लिए बनाया गया? कैग की सहायता के लिए बनाया गया। और कैग ने अपनी सहायता के लिए इसे बनाया, तो ये कैग के द्वारा ही अपॉइंटेड होता है, जिसमें एक चेयरपर्सन होते थे और 3 मेंबर होते थे। ठीक है। फिर 1971 में क्या हुआ? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसकी ड्यूटी एंड पावर कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट लाया गया 1971 में। क्या होता है दोस्तों, संविधान में किसी भी कोई पद है उसके बारे में सारी डिटेल में चर्चा नहीं हो सकती। यदि सारी चीजें उसमें इंक्लूड करेंगे तो बहुत बड़ा संविधान हो जाएगा। तो कुछ चीजें संविधान में निर्धारित कर दी जाती हैं और कुछ बोला जाता है कि यह संसद या राष्ट्रपति के ऊपर है, ये कैसे करेंगे। तो संसद के बारे में संसद को यह अधिकार था कि उसकी जो सेवा शर्तें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, किस आर्टिकल में यह लिखा है कि वह कैग की जो शक्तियां हैं, जो सेवा शर्तें हैं, उसको निर्धारित करने की शक्ति संसद के हाथ में है। तो जब संसद के हाथ में यह शक्ति थी तो संसद ने 1971 में अपनी शक्ति का उपयोग करके यह एक्ट बनाया था। ठीक है। और इसी एक्ट ने कैग को यह शक्ति दी कि वह अकाउंटिंग का भी काम करे और ऑडिटिंग का भी काम करे। किसका करे? सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का काम करे। तो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों अलग अलग काम होते हैं। तो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग होते क्या है दोस्तों, यहाँ समझ लेते हैं। अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग का मतलब होता है कि एन आर्ट ऑफ ऑर्डरली कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ मॉनेटरी, जो तुम्हारे अकाउंट है उसको मेंटेन करना, मतलब रिकॉर्ड रखना, तुम कितना तुम्हारी इनकम हो रही है, कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ जा रहा है, ये सब मेंटेन करना, ये है अकाउंटिंग। ठीक है। और ऑडिटिंग क्या होती है दोस्तों? ऑडिटिंग होती है इसी चीज को क्रिटिकली एग्जामाइन, मतलब यह पैसा आया तो क्या सही आया, 2 नंबर का तो नहीं है। दूसरा, पैसा खर्च हुआ तो क्या सही जगह खर्च हुआ, जितना खर्च होना चाहिए था क्या उतना ही हुआ या उससे ज्यादा हो गया। ये सारी चीजें ऑडिटिंग के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है। तो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों ही काम कैग को 1971 के अधिनियम द्वारा सौंप दिए गए। फिर कैग को क्या हुआ, बाद में अकाउंटिंग के काम से उसको छुट्टी दे दी। उसको बोला गया कि अकाउंटिंग का काम अब आप नहीं करेंगे, आप सिर्फ उसका एक फॉर्मेट बना देंगे और वही फॉर्मेट जो है स्टेट सारे फॉलो करेंगे। ठीक है। ये बात समझ में आई। आगे चल के अकाउंटिंग का काम कैग से लेकर के राज्यों को दे दिया और राज्य जो है अकाउंटिंग का काम करेंगे। और लेकिन किन आधारों पर करेंगे? जिस फॉर्मेट पर कैग उनको सिफारिश करेगा, जो फॉर्मेट वो देगा उसी फॉर्मेट में वो लोग अकाउंटिंग का काम करेंगे। ऑडिटिंग का काम कैग के पास आज भी है। यहाँ तक हमारा इतिहास जो बैकग्राउंड है वह समाप्त हो जाता है। बैकग्राउंड में हमने 1753 से लेके हमने आज तक की स्थिति को देखा। ठीक है। फिर इसके बाद हम इसका देखते हैं कुछ जनरल इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय। आर्टिकल 148 जो संविधान का है उसमें इसका उल्लेख है कि एक कैग होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। देखो संविधान में कितने भाग हैं? टोटल 22 भाग। 22 भाग के 5वां जो भाग है, 5वें भाग में 5 अध्याय हैं। चैप्टर कितने हैं? 5 चैप्टर हैं। चैप्टर 5वें नंबर का जो चैप्टर है उसमें यह कैग के बारे में दिया है, जो कि 5वां चैप्टर 148 से लेके कहाँ तक होता है? 151। यदि मैं बात करूं 5वें भाग की तो यह 52 से 151 तक है। तो ये याद रखिएगा, चैप्टर 5 में है, अध्याय 5 में है, 5वें भाग के 5वें चैप्टर में। फिर इसके बाद इसका नेचर यदि देखें तो यह कैसा है? एक
स्वतंत्र है और संवैधानिक बॉडी है। इसका मेजर फंक्शन क्या है? मॉनिटरिंग ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेंटर एंड स्टेट। दोस्तों, केंद्र और राज्य दोनों का ही यह क्या है? फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को मॉनिटर करता है, और इसीलिए इसे एक नया नाम भी से जाना जाता है, जिसे क्या कहते हैं? गार्जियन ऑफ पब्लिक फाइनेंस, लोक वित्त का संरक्षण के रूप में इसे जाना जाता है। फिर इसकी स्थापना की यदि मैं बात करूं तो 1858 में एक ऑफिस जो बनाया गया प्रॉपर, एडमंड ड्रमंड 1860 में उसके अध्यक्ष बने थे, पहले कैग बने थे। तो 1858 में इसकी स्थापना हुई। वर्तमान स्वरूप कब आया? वह आया संवैधानिक दर्जा मिलते ही 26 जनवरी 1950। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों न्यू दिल्ली में है। ठीक है। पहले चीफ आपको पता है एडवर्ड ड्रमंड इसके पहले चीफ थे 1860 से 62 तक। और पहले भारतीय जो कैग हुए हैं वो वी नरहरि राव रहे हैं, जो 1948 से 1954 तक इनका कार्यकाल रहा है। और वर्तमान में कौन है दोस्तों? गिरीश चंद्र मुर्मू, ये अभी वर्तमान में कैग हैं, जो 14वें कैग हैं भारत के, और इन्होंने अपना कार्यकाल 8 अगस्त 2020 संभाला है, अभी भी चल रहा है। कुछ अदर जो कैग रहे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, विनोद राय, शक्तिकांत शर्मा, राजीव महर्षि, ये कैग अभी रहे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। विनोद राय की कुछ बुक्स हैं दोस्तों, ये आप लोग कमेंट में करके बताइए मुझे कौन सी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। ठीक है, और जो कमेंट जिनका सही होगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा। इसके अलावा यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि अभी तक कोई भी महिला कैग नियुक्त नहीं की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी महिला कैग नियुक्त नहीं की गई है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ये अभी तक जो कैग रहे हैं उनकी लिस्ट है। वी नरहरि राव, मैंने बोला पहले चेयरमैन कैग रहे हैं। ए के चंद्रा, ए के रॉय, एस रंगनाथ, ए बख्शी, ज्ञान प्रकाश, त्रिलोकनाथ चतुर्वेदी, जी सी सौम्या, और वी के शुंगलू, विजयनाथ कौल, विनोद राय, शशिकांत शर्मा, राजीव महर्षि, ये लास्ट के 3 जो है इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और फिर भी कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि इन निम्न में से कौन जो है कैग नहीं रहे हैं, तो इसलिए ये लिस्ट जरूरी याद रख। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल, इसमें मैंने आपको बताया था कि रिपीटिशन होगा। इम्पोर्टेंट आर्टिकल की बात यदि मैं करूं तो मैंने आपको बताया कि संविधान के भाग 5 में क्या है? यूनियन, संघ के बारे में है, जो आर्टिकल 52 से लेके 151 तक है। इसमें 5 चैप्टर हैं दोस्तों, 5 चैप्टर हैं, और 5वें चैप्टर में कैग के बारे में लिखा है, जो 148 से 151 तक है। अब किस आर्टिकल में क्या लिखा है तो देख लेते हैं। 148 आर्टिकल जो है इसमें लिखा है उसकी अपॉइंटमेंट, नियुक्ति के बारे में, शपथ के बारे में, और उसकी टर्म ऑफ सर्विस के बारे में। ठीक है, ये जो हमारा आर्टिकल है ये हमको यदि आता है तो ये 80% जो है कैग के बारे में हमको बताता है। इसके अलावा आर्टिकल 149 जो है उसके फंक्शंस के बारे में बताता है। इसके अलावा 150 आर्टिकल क्या कहता है? यूनियन एंड स्टेट शैल बी kept in such form as the president may on the service of the on the advice of the CAG। मतलब जो ऑडिटिंग का काम है, जो अकाउंटिंग का काम है वो प्रेसिडेंट द्वारा दिया जाएगा, लेकिन कैग की एडवाइस पर दिया जाएगा। इसके बाद जो आखिरी आर्टिकल है वो 151 है, जिसमें कैग की रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, तो ये सारे आर्टिकल हैं, इसमें हम डिटेल में आगे डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि किस में क्या। चलिए बात करते हैं। 148 आर्टिकल में जो है 6 भाग हैं, जिसमें पहला भाग क्या कहता है? देयर विल बी ए कैग इन इंडिया, एक कैग होगा भारत में, जिसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, और उसे हटाने की जो क्रिया वो होगी वो सेम एज सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होगी। ठीक है, ये 3 बातें हमको 148(1) से पता चलता है कि एक कैग होगा जिसका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करेगा, उसको हटाने की प्रक्रिया सेम एज सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होगी। इसके बाद 148(2) क्या कहता है? उसकी शपथ के बारे में बताता है। शपथ के कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट दिलाएगा दोस्तों।
और शपथ के बारे में जो है थर्ड शेड्यूल तीसरी अनुसूची में लिखा हुआ है। इसके अलावा 148(3) क्या कहता है, उसकी सैलरी एंड सर्विस कंडीशन जो है वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, और यही डिसाइड करने के लिए पार्लियामेंट ने ये 1971 का एक्ट बनाया। इसके अलावा आफ्टर अपॉइंटमेंट के बाद कहीं भी कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ये भी इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, संविधान में 1971 के एक्ट में कुछ बातें जो हमको याद रखने योग्य हैं। सेक्शन 3 क्या कहती है, उसकी सैलरी जो होगी वो सेम एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जज के समान होगी। और सेक्शन 4 कहता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात, कॉन्स्टिट्यूशन में उसके कार्यकाल के बारे में नहीं लिखा है। ये 6 वर्ष और 65 वर्ष उसका कार्यकाल कहाँ लिखा है, यह 71 के अधिनियम में लिखा है। इसके अलावा सेक्शन 4 ही बताता है कि उसको यदि पद से इस्तीफा देना है तो वह किसे देगा, प्रेसिडेंट को इस्तीफा देगा। 148(4) क्या कहता है दोस्तों, 148(4) कह रहा है will not hold office under the government of India or state government after retirement। रिटायरमेंट के बाद किसी भी प्रकार की उसकी नियुक्ति नहीं हो सकती, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, कहीं भी उसकी नियुक्ति नहीं हो सकती। इसके बाद 148(5) क्या कह रहा है, रूल ऑफ कैग जो होंगे वो प्रेसिडेंट बनाएगा, लेकिन कैग से सलाह लेने के बाद बनाएगा। और छठवां जो भाग क्या कह रहा है, सब पार्ट एक्सपेंसेस जो उसके खर्चे हैं वो भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। तो ये हमने 148 आर्टिकल पढ़ा जिसमें 6 भाग हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला भाग क्या है, अगला आर्टिकल हमारा 149 है, जो कहता है कि कैग की जो ड्यूटी एंड पावर होंगी कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। पार्लियामेंट डिसाइड करेगी तो मतलब पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया 1971 का। ठीक है, इसी में उसकी ड्यूटी एंड पावर के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इसके बाद आर्टिकल 150 क्या कहता है, फॉर्म ऑफ अकाउंट फॉर यूनियन एंड स्टेट। मतलब जो खातों का जो फॉर्मेट होगा, अकाउंट्स का जो फॉर्मेट होगा वह प्रेसिडेंट के द्वारा निर्धारित होगा, परंतु वह कैग की सलाह पर ही यह निर्धारित करेंगे, ऑन एडवाइस ऑफ कैग। और इसके बाद आर्टिकल 151 जो कैग की रिपोर्ट के बारे में बताता है। कैग 2 तरह की रिपोर्ट देता है, एक हमारी केंद्र वाली और एक स्टेट वाली। केंद्र वाली रिपोर्ट जो होगी वो प्रेसिडेंट को देगा और स्टेट वाली रिपोर्ट जो होगी वो गवर्नर को देगा। प्रेसिडेंट अपनी रिपोर्ट जो होगी उसकी पार्लियामेंट में रखाएंगे और गवर्नर जो रिपोर्ट होगी वो स्टेट लेजिस्लेचर में रखवाएंगे। तो पार्लियामेंट में जब कैग की रिपोर्ट रखी जाती है तो उस रिपोर्ट पर अध्ययन करने के लिए एक कमेटी का गठन होता है दोस्तों, जिसका नाम है पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति की बात यदि करूं तो यह सबसे पहले 1921 में इसका गठन हुआ था, 1919 के अधिनियम, जिसमें मेंबर कुल 22 होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से आते हैं। 1921 में गठित होने के बाद 1966 तक इस कमेटी के जो अध्यक्ष होते थे वो सत्ता वाली पार्टी से होते, ठीक है। परंतु 1967 में यह निर्णय लिया गया कि 67 से अब अपोजिशन पार्टी का जो लीडर होता है वह इसका चेयरमैन। इसका जो प्रमुख कार्य यही है कि टू एग्जामाइन द अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फाइनेंस अकाउंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। साथ ही साथ कैग इस कमेटी की सहायता करता है। तो ये इम्पोर्टेंट बात पीएसी के बारे में, ये मेंस के लिए भी जरूरी है और प्री के लिए भी जरूरी है। कब इसका गठन हुआ, कितने मेंबर होते हैं, कौन कितने कहाँ से आते हैं, चेयरमैन कौन होता है, इसका मेन फंक्शन क्या है, ये सारी चीजें हमको याद होनी चाहिए। इसकी स्वतंत्रता के बारे में, चूंकि दोस्तों ऑडिटिंग एक बहुत जिम्मेदारी वाला काम है, क्योंकि कैग को ऐसे ही नहीं उसको संरक्षण कहा जाता है, लोक वित्त का संरक्षण कहा जाता है। यदि लोक वित्त का संरक्षण वाला जो जिम्मेदारी उसको निभानी है तो उसको स्वतंत्र तरीके से काम करने का एक शक्ति होनी चाहिए, उसके पास पावर होनी चाहिए, वह स्वतंत्र तरीके से काम कर सके। इसीलिए संविधान में और उस 1971 के अधिनियम में कुछ ऐसे प्रावधान बनाए गए हैं ताकि वह अपने
स्वतंत्र स्वायत्तता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। वो कौन कौन से पॉइंट हैं, तो दोस्तों देखते हैं एक एक करके। 148 आर्टिकल क्या कहता है कि भाई संविधान कहता है कि इसका जो अपॉइंटमेंट है वह प्रेसिडेंट द्वारा होगा, और 1971 के अधिनियम में इसका जो है टेन्योर 6 वर्ष या 65 वर्ष निर्धारित किया गया है। इससे पहले उसको कोई भी नहीं हटा सकता। हाँ, यदि हटाने का है तो उसको हटाने का काम कौन करेगा, केवल और केवल प्रेसिडेंट। लेकिन ऐसे ही नहीं, उसके लिए एक विशेष प्रक्रिया है जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही है। तो वही अगला पॉइंट हमारा वही है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही इसको हटाया जा सकता है। इसके अलावा इसकी जो सैलरी, वेतन, भत्ते, पेंशन है वो सारे के सारे जो है अपॉइंटमेंट के बाद चेंज नहीं किए जा सकते, मतलब अलाभकारी परिवर्तन उनमें नहीं किया जा सकता। ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट ये है कि भाई वह सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में दोबारा से कहीं भी नियुक्त नहीं हो सकता यदि अपॉइंटमेंट और मतलब पद समाप्त हो गया तो उसके बाद। फिर इसके अलावा जो उसका डिपार्टमेंट है उसकी जो कुछ नियम बनाना हो तो वो नियम प्रेसिडेंट बनाएगा, लेकिन उससे सलाह लेने के बाद बनाएगा। ये डिपार्टमेंट के जो नियम है वो ऑफिसर्स जो होंगे उसके डिपार्टमेंट में, उनकी जो सेवा शर्तें होंगी वो नियम बनाने की बात हो रही है यहाँ पर। इसके अलावा जो कैग का जो एक्सपेंडिचर होगा वो सारा का सारा वो संचित निधि में होगा निर्धारित। ठीक है। ये सारी इम्पोर्टेंस बातें हैं जो यह निर्धारित करती हैं कि कैग अपना जो काम है वह स्वतंत्र तरीके से कर पाए। इसके बाद हम इसके फंक्शंस को देखते हैं। तो दोस्तों कैग को 3 जगह से उसको शक्तियां प्राप्त होती हैं। एक तो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, दूसरा 1971 का एक्ट है, और तीसरा जो भी कुछ रूल्स प्रेसिडेंट्स द्वारा बनाए जाते हैं उनके द्वारा इसको शक्तियां मिलती हैं। तो कौन कौन सी शक्तियां मिलती हैं, क्या क्या है, तो देख लेते हैं एक एक करके। वह ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड का ऑडिट करेगा, कंटिजेंसी फंड का ऑडिट करेगा, और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया का ऑडिट करेगा। ऑडिट मैंने आपको बताया, ऑडिट क्या होता है, क्रिटिकली एग्जामाइन ऑफ अकाउंट। खर्च सही हुआ कि नहीं हुआ, कितना करना चाहिए था, वास्तव में कितना हो गया है, किस प्राधिकार से यह खर्च किया गया है। ठीक है, ये सारी चीजें उसमें चेक की जाती हैं। इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट की कंपनीज हैं जैसे पीएसयू वगैरह होती हैं, उनका भी ऑडिट करना, या सेंट्रल स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन का भी किया जा सकता है। इसके अलावा जो कैलकुलेशन ऑफ नेट इनकम, जो शुद्ध आय है, वह कैग के सर्टिफिकेशन से ही निश्चित होती है, और उसका जो सर्टिफिकेशन है वही फाइनल हो। चौथा, he audits the account of any other authority when requested by the president। संविधान कहता है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर का की रिक्वेस्ट पर वह किसी अन्य अदर बॉडी की भी ऑडिट कर सकता है, जैसे कि कोई लोकल बॉडी हो। ठीक है, इनका भी ऑडिट कर सकता है। इसके बाद ही ऑडिट्स ऑल अकाउंट केप्ट बाय एनी डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल और स्टेट दोनों के सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का अकाउंट का ऑडिट करता है। इसके अलावा प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है कि वह किस फॉर्मेट में, किस फॉर्म में स्टेट और सेंटर दोनों अपने खातों को मेंटेन करेंगे, अकाउंटिंग का काम करेंगे, किस फॉर्मेट में करेंगे, वह प्रेसिडेंट को सलाह देगा। फिर इसके अलावा वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट को किसे सौंपता है, सेंट्रल की हो तो प्रेसिडेंट को, और वह स्टेट की होगी तो गवर्नर को। प्रेसिडेंट दोनों हाउस में, पार्लियामेंट के उसमें रखाएंगे रिपोर्ट को, और गवर्नर जो है वह कहाँ रखेंगे, स्टेट रजिस्ट्रेशन विधानसभा में। और इसके अलावा जो आखिरी इसका काम है वह पब्लिक अकाउंट कमेटी की हेल्प करना। तो ये सारे इसके 9 काम हैं हमने देखे। इसके बाद हमारा जो आता है मध्य प्रदेश अकाउंट जनरल के बारे में। मध्य प्रदेश में जैसे सेंटर में जैसे कैग है, उसी तरह हमारा एमपी में मध्य प्रदेश अकाउंट जनरल ऑफिस है। इसकी स्थापना की बात करूं तो मई 1985 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो आधार है 149 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीड विद द सेक्शन 10 and 11 ऑफ कैग एक्ट 1970। इन
तीनों चीज़ों को पढ़ने पर हमको एमपी अकाउंट जनरल ऑफिस के बारे में पता चलता है। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों याद रखिएगा ग्वालियर में है। दोस्तों अधिकांशतः जो संस्थान हैं, बॉडीज़ हैं, उनके ऑफिस आपको भोपाल में मिलेंगे, परंतु जो एमपी का अकाउंट जनरल ऑफिस है उसका हेडक्वार्टर ग्वालियर में, इसीलिए इसको याद रखिएगा। और इसका जो रीजनल ऑफिस है वह भोपाल में है। इसकी नोडल बॉडी कैग के अंडर में काम करता है और मेजर जो वर्क है वह क्या है, कंपाइलेशन ऑफ मंथली अकाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये जो है इसका मेजर वर्क है। फिर इसके बाद देखते हैं कुछ अदर फैक्ट। अदर फैक्ट के बारे में बताऊं तो दोस्तों कैग जो है एक पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, परंतु वह पार्लियामेंट की जो सभा होती है, बैठक होती है, इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। फिर इसके बाद इट इज द फाइनेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पार्लियामेंट टू एक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पार्लियामेंट टू एक्ट ऑन द कमेंट ऑफ कमेंट्स मेड बाय द कैग। पार्लियामेंट जैसे कि कैग रिपोर्ट देता है, राष्ट्रपति उसको संसद में रखवाता है, तो यह पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी रिपोर्ट का जब हम दें। इसके अलावा वह पीएसी की जो मीटिंग होती है उसमें भाग ले सकता है। कैग के जो वेतन भत्ते सैलरी है, ये सब मैंने आपको पहले बताया, ये संचित निधि पर आधारित होते हैं। और पीएसी जो होती है वह कैग की रिपोर्ट को एग्जामाइन। ये हमने डिस्कशन अदर फैक्ट को लेके किया। तो दोस्तों यहीं पर हमारा कैग जो है कंप्लीट होता है एमपी का। यहाँ तक हमने कैग के बारे में पढ़ा और इसके जो क्वेश्चंस हैं वह हम अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम डाल देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।